अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पेरेंटिंग सेशंस का ये 10th पार्ट होगा। एग्जैक्ट 3 ईयर्स अगो 2022 के अक्टूबर के अंदर हमने पहले सेशन से स्टार्ट किया था इसे, और उसके अंदर से लेके अब तक हमने ये 10 पार्ट्स कर चुके हैं इसके। वैसे तो एक 11th सेशन भी बनता है जो हमने पहले स्टैंड के ऊपर एक्सक्लूसिव किया था, लेकिन पेरेंटिंग के ऊपर आज हमारा ये 10th पार्ट होगा। जो फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया था वो था जनरेशन जी के बारे में, और जब स्टार्ट लिया था तब तमाम पेरेंट्स, जितने भी ऑडियंस बैठे हुए है, टीचर्स समेत, सबसे पूछा था कि जेन जी की टर्म आप में से कौन जानता है, तो कोई भी आंसर नहीं आया था तब। लेकिन अब अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये देखा होगा कि जो हुआ बांग्लादेश के अंदर, एक रेवोल्यूशन आई थी ना, गवर्नमेंट ने ओवरथ्रो किया था, और इससे रिलेटेड आप देखें और जितने जितने ममालिक के अंदर हुए हमारे एशिया पैसिफिक एरिया के अंदर, हमारे आगे पीछे जितने भी ममालिक के अंदर ये एक इनकलाब आ रहा है, इन सब को वो एक टर्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेन जी रेवोल्यूशन। ये इनकलाब इस वजह से नहीं आया कि गुर्बत बहुत हो गई थी, या फ़ौज जो थी उसने कू कर दिया, या कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो, या कोई और आइडियोलॉजी। जेन जी रेवोल्यूशन बोलते हैं इसे। तो जेन जी जो है वो हमारा मकसद उस वक्त बात करने का भी ये था कि ये अंडरस्टैंड करना, ये रियलाइज़ करना कि ये एक ऐसी जनरेशन है जो एक ऐसे इन्वायरमेंट में या ऐसे टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर डेवलप हुई है जो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, और जितनी भी ये जेन जी की रेवोल्यूशंस आई थी तकरीबन 3-4 कंट्रीज़ के अंदर, और बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी उससे ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश या फियर है कम से कम। तो यही बात आई थी समझ में कि ये बेसिकली ये अनफोरसीन था। और जितने भी हम कह सकते हैं ना कि एक मुल्क होता है तो उसकी जो गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो फ़ौज हो या चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, इंटेलिजेंसिया होता है, थिंक टैंक्स होते हैं, नन ऑफ देम फॉरसॉ इट, नन ऑफ देम। किसी एक ने भी इसको अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड और प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ये हो जाएगा। तो यानी कि मुल्कों की किस्मत वो बदल रही है, ये वाली जनरेशन जेन जी। तो यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था अपनी टॉक्स का, पेरेंटिंग सेशन का। हमने इसी के अंदर पेरेंटिंग के साथ साथ हम लोग जेन अल्फ़ा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी समझाई थी, और फिर इस साल के स्टार्ट के अंदर जो टॉपिक हुआ था उसके अंदर जेन बेटा जो थी वो एक्सप्लेन किया था कि वो कौन सी जनरेशन होती है। तो आज हम तकरीबन काफ़ी हद तक पुरानी बातों को थोड़ा सा रिविज़िट भी करेंगे। उसका एक प्राइमरी फैक्टर ये है कि 3 साल पहले जो बात हुई थी ना, तो बहुत सारे नए पेरेंट्स आ गए हैं, एक रिफ़्रेशर कोर्स भी हो जाएगा एक तरह का, और चीज़ें रीइंफोर्स होंगी, और कुछ चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं जो हमने 2 साल 3 साल पहले फेस नहीं किए थे, हम उसको भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा स्कूल बनाने का मकसद और आप लोगों का स्कूल में भेजने का मकसद जो है वो सेम है कि ये बच्चे जो हैं ये अच्छे मुसलमान, अच्छे लोग, अच्छे अर्निंग करने वाले, रिस्पेक्टफुल किस्म के सिटीजन बड़े होके बन सकें। टॉपिक इसका जो है वो है स्क्रीन्स आर डिस्ट्रॉइंग देम। तो मोबाइल फ़ोन स्क्रीन, टैबलेट स्क्रीन, ये लैपटॉप, कंप्यूटर्स, हर टाइप की स्क्रीन। स्टार्ट में इसका लेता हूँ, ये एक बीबीसी के एक स्क्रीनशॉट है न्यूज़ के रिलेटेड, जिसके अंदर बाद में लिखा हुआ है कि ब्रेन्स जो है ना, बच्चों के डेवलपिंग ब्रेन्स जो हैं वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं स्क्रीन की यूजेस की वजह से। और इसको साथ में कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ एक और डॉक्यूमेंट्री के साथ। ओहायो के अंदर एक रिसर्च हो रही है, उसके ऊपर मैं साथ सेकंड वाले पार्ट को भी अटैच करना चाहूँगा। ये रिसर्च उन्होंने स्टार्ट की थी आज से कोई 8-9 साल पहले। और 8-9 साल पहले कैसे रिसर्च स्टार्ट की थी कि उन्होंने पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लिया था जिनके अभी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, उस टाइम पे पैदा हो रहे हैं। हम एक रिसर्च स्टडी के अंदर हम आपको इन करना चाह रहे हैं। उसके अंदर ये होगा कि हम जिस तरह टिपिकल एक स्टडी होती है कि आपने किसी चीज़ की डेवलपमेंट और ग्रोथ देखनी है तो आप कई साल एक चीज़ को पहले होने देते हैं। तो उन्होंने सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स बनाए थे, वो जिनको एक्सेसिव स्क्रीन दी गई है बचपन से, फिर वो बच्चे जिनको बहुत लिमिटेड किया, बहुत ही ना होने के बराबर स्क्रीन टाइम उनका था, और इन्हीं दो के साथ उन्होंने बच्चों को डेवलप होने दिया। और ये एक ऑन गोइंग स्टडी है, तो हर कुछ अरसे बाद उसके ना कोई नए फाइंडिंग्स वो शेयर करते हैं। अब हमने ये फाइंड आउट किया, अब हमने ये फाइंड आउट किया।
एक होता है वो MRI आपने कर लिया उनका, एक होता है कि आपने उनके साथ कन्वर्सेशन करके या उनको एनालिटिकल गेम्स में लगा के और आपने जज किया कि वो बच्चे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ना, बिहेव कैसे कर रहे हैं, कन्वर्सेशंस कैसी हो रही हैं, उसके अंदर उन्होंने मैसिव जो है ना वो फ़र्क फाइंड आउट किया। अच्छा, उस सारे को मैं बहुत जल्दी और ब्रीफली एक्सप्लेन यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि वो बच्चे जिन्होंने बहुत एक्सेसिव स्क्रीन देखी और उन्होंने इंटरेक्शन जो था ना वो उनका इंटरेक्शन बड़ा पुअर है, कम्युनिकेशन बहुत पुअर है, कॉम्प्रीहेंशन बहुत पुअर है, क्रिएटिविटी बहुत पुअर है उनकी, और वो बच्चे जिन्होंने स्क्रीन को लिमिटेड किया उनकी जो डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव्ड है, बेहतर है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल है, चैलेंजेस कम है। एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें, किसी एक पिछली टॉक के अंदर मैंने जिक्र किया था स्क्रीन्स का कि जो स्क्रीन होती है उसके अंदर एक आप प्रोटेक्शन डाल सकते हैं जो ब्लू लाइट फिल्टर होता है उसके अंदर। वो ये है कि जितनी भी स्क्रीन्स होंगी, एक तो पुराने ज़माने के होते थे ना वो जो बड़े टीवी CRT टीवी होते थे वो तो खैर वैसे ही बहुत उसकी तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेज आती थी उसमें से, लेकिन ये जो LED LCD टेक्नोलॉजी जब से आई है इसके जो स्क्रीन्स होती हैं ये उस तरह से वो हार्म नहीं है इनके अंदर, लेकिन इनकी स्क्रीन की जो लाइट आ रही होती है, जो ब्लू लाइट फिल्टर है, वो बेसिकली ये है कि जो तमाम कलर्स को जो इजेक्ट करना है ना, उसने एमिट करना है उसमें से वो ब्लू लाइट का जो होगा टोन उसको लो रखेगा, क्योंकि ब्लू लाइट जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे हम देख रहे होते हैं ना, तो ये अल्ट्रा वायलेट डैमेज जना ये हमारी आई साइट को ये करती है चीज़। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र भी किया था, फिल्टर को ऑन कर लें उससे और वो क्या करेगा कि वो फिर येलो लाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेगा, तो कुछ सेफ्टी है उसके अंदर। मैंने ग्लासेस की बात की थी कि स्क्रीन के लिए ब्लू लाइट फिल्टर वाली ग्लासेस भी मिलती हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 बात तो ये अंडरस्टैंड करें कि स्क्रीन्स जो हैं ये इसका ये मतलब नहीं है कि स्क्रीन्स को हम लोग आप खुल के इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का हमने रिसेंटली एक सेशन रखा था एक आई स्पेशलिस्ट के साथ, बच्चों ने घर में आके बात बताई थी। वो बेसिकली हमने हिफ्स 1 हिफ्स 2 ग्रेड 7 एंड अबव के साथ किया था ताकि वो सही तरह से इंटरेक्ट कर सकें। तो उसके अंदर एक कॉमन क्वेश्चन जो था बच्चों का, सबसे कॉमन क्वेश्चन वो ये था कि क्या हम इससे जान छुड़ा सकते हैं, और वो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे जिनको ये ऑलरेडी लगी हुई है। और अगर आप रैंडमली देखेंगे ना, अभी देखिए आप लोग सारे बड़े सामने बैठे हुए हैं, कितने % नहीं है आई ग्लासेस लगाई हुई है, लेकिन अब आप स्कूल में जाके बच्चों को देखेंगे, अब आप अंडरस्टैंड करेंगे कितने ज़्यादा बच्चों ने आई साइट ग्लासेस लगाई हुई है, कितने ज़्यादा के अंदर ये डिफेक्ट आ रहा है ये वाला। तो सेम सवाल जो एक तो बच्चे जो पूछ रहे थे ना, तो उसका जवाब मैं बता देता हूँ कि उनके इन शॉर्ट जवाब ये था कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपकी आई साइट वीक हो गई है, इसका कोई इलाज नहीं है। येस कैरेट्स आर हेल्पफुल, येस फलानी वाइटामिन इज़ हेल्पफुल, येस इसका फ़ायदा होगा, ये होगा, लेकिन जो वीकनेस हो गई है ना वो वीकनेस हो गई है आपके आई साइट के अंदर। बाकी मज़ीद ये है कि आप अपनी जो अच्छी डाइट, अच्छी हैबिट से, और उन्होंने कुछ एक वो 20-20-20 रूल बताया था जिसके तहत आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और फर्दर डिके से बचा सकते हैं, लेकिन कोई इलाज नहीं है इसका। जिसको इलाज कहते हैं, जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है, वो तो बेसिकली एक डिफेक्ट पैदा करते हैं ना, ताकि आपका जो लाइट का जो है वो सही पॉइंट पे गिर सके। इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू ये करता हूँ कि उन्होंने एक और पॉइंट वैलिड शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि मैं इसके बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ ब्लू आई लाइट फ़िल्टर की, और ये जो मोबाइल के अंदर जो फ़िल्टर्स है, कहने उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये पड़ जाता है आपके ऊपर कि अब तो मैं ठीक हूँ, अब तो जितना मर्ज़ी हम यूज़ करें। यानी कि पहले था इसका नुकसान हो रहा था, लेकिन अब मैंने फ़िल्टर ऑन कर दिया या मैंने ये ऐनक लगा ली है, तो अब तो मैं जितना मर्ज़ी यूज़ करूँ। तो वो नो, ऐसा नहीं है, वो उसका जो नुकसान है वो आपको हो रहा है। ये हो गया नुकसान आपकी आई साइट के ऊपर। फिर एक नुकसान वो होता है जो जब हम ख़ास तौर पे और टाइम्स के ऊपर रात को भी मोबाइल को या स्क्रीन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो वो आपके ब्रेन को सिग्नल ये दे रहा होता है कि अभी डे लाइट है। इतने शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, वो अभी स्लीप मोड में नहीं जाता ब्रेन आपका। तो विद एज विद टाइम आपके अंदर जो स्लीप डिसऑर्डर्स, इंसोमिया जो है, ये बीमारी पैदा होनी शुरू हो जाती है। और स्लीप डिसऑर्डर्स जो है वो फिर उसका इटसेल्फ उसका भी कोई इलाज नहीं होता। स्लीप डिसऑर्डर्स अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो उसका भी कोई इलाज नहीं होता है। वो जिसको ट्रिगर कर रहा है ये हमारा यूज़ करना है इसे। तो उसके तरीका, उसका इलाज क्या है, बेसिकली उसके जान छुड़ाने का तरीका क्या है कि नंबर 1, सोने से 1-2 घंटे पहले मोबाइल फ़ोन आप साइड पे करके रख दें।
मोबाइल फ़ोन का वाईफाई वगैरह बंद करके रख दें, वरना पूरी रात वो टी करता रहेगा या वाइब्रेट करता रहेगा और आपको थोड़ी देर बाद ख्याल आता रहेगा कोई चीज़ मैं चेक करूँ इसे। अपने यूजेस को खुद रिस्ट्रिक्ट करें, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स बड़े फेस कर रहे हैं, मेरी आपकी एज के लोग फेस कर रहे हैं। आप इवन ग्रैंड पेरेंट्स को मोबाइल का आदी बना देंगे, वो भी फेस करना शुरू हो जाएंगे प्रॉब्लम, ठीक है। तो हाउ अबाउट जो बच्चे हैं, हमारी आई साइट तो डेवलप हो चुकी है ना, हमारे जो ब्रेन का भी उससे रिलेटेड फंक्शन है वो डेवलप हो चुका है, बच्चों का तो डेवलप हो रहा है, उनके तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हैमर होगी अगर इस चीज़ का ख्याल ना रखा गया। तो ये प्राइमरी स्टडी जो थी ये उस बारे में थी है कि पहली बात ये हो गई कि आई साइट को फिजिकल डैमेज ये कर रहा है, और दूसरा ये हो गया कि स्लीप डिसऑर्डर्स जो हैं वो उसके अंदर पैदा हो रहे हैं। उसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ये किया जिसको मैं समझाने से पहले मैं एक और बात की एग्जांपल देता हूँ जो मैंने किसी और पेरेंटिंग सेशन में जिक्र किया था। वो बुक रीडिंग की बात थी कि एक बंदा कहते हैं ना कि देखो बुक रीड करने से तो नॉलेज हासिल करना ना, हाउ अबाउट कि वही नॉलेज अगर मैं किसी मूवी से या किसी डॉक्यूमेंट्री से हासिल कर लूँ, शॉर्ट है, ईजी है, काम चल गया हमारा, या ऑडियो बुक्स होती हैं या कोई ऐसी चीज़ जो होती है, तो वाई नॉट उनको हम कर लें। और अब तो क्योंकि अब AI बेस प्रॉम्प्ट आप दे सकते हैं तो वो आपको बुक की खुद ही मूवी बना के दे देगा आपको। उसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है कि जब हम बुक पढ़ते हैं कोई भी, तो हम उसको पढ़ेंगे अपनी पेस पे पढ़ते हैं, जो पढ़ेंगे हम उसको खुद कुछ ना कुछ इमेजिन करेंगे, ठीक है। अब अगर वो कोई सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है ना कि उसके अंदर ये बात हो रही हो कि वेदर बड़ा रफ था, अब उसने रफ को डिफाइन नहीं किया, अब आपकी खुद ही इमेजिनेशन आएगी कि आपके नज़दीक क्या सीनरी बन रही होगी, कैसा रफ होता, वो क्या हो रहा था, क्या है। वो अपनी गाड़ी से निकला, गाड़ी को नहीं बताएगा, अब आप खुद सोच रहे होंगे गाड़ी कौन सी हो सकती है। लेकिन जब हम मूवी देखते हैं हम अपनी पेस पे नहीं कर रहे होते, मूवी दिखाए जा रहे, हमें कोई पॉज नहीं मिलेगा पॉन्डर करने के लिए, सोचने के लिए। मूवी जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है, कोई क्रिएटिविटी आपकी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको रिसीव कर रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल जो थी वो क्या एक बनती है कि जिस तरह मिसाल के तौर पर जिन लोगों ने उस ज़माने के अंदर वो नावल्स पढ़े थे, वो क्योंकि ये तो बहुत 100 साल पुराने नावल होने को आ रहे हैं ये वाले, जैसा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और ये वाले नावल्स, और मूवी नहीं थी बनी थी तब। उन्होंने नावल्स पढ़े, उन कैरेक्टर्स की इमेजिनेशन में वो बड़े हुए, तो जब एक्चुअल मूवी आई थी 2001, 2 और 3 के अंदर तीनों पार्ट्स आए थे, तो जनरली स्पीकिंग तो ऑडियंस ने, तो लोगों ने तो बहुत पसंद किया, बहुत अवार्ड्स मिले। लेकिन आम जिन लोगों ने बुक के फ़ैन थे ना, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, नहीं ये कैरेक्टर तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं ये उन्होंने सही नहीं शो किया, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, बिकॉज उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को यूज़ किया हुआ था। अब वापस आए इस स्टडी के ऊपर जो मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने यही बच्चे जो एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स, जो बच्चे स्टूडेंट्स वो विद स्क्रीन डेवलप हो रहे थे और एक विदाउट हो रहे थे, उन्होंने उनके सामने ना टॉयज़ रख दिए, ढेर सारे टॉयज़ रख दिए हर किस्म के। जो बच्चे स्क्रीन के आदी नहीं थे ना, स्क्रीन में उनकी दुनिया नहीं गुजरती थी, वो क्विकली टॉय से खेलना शुरू हो गए और अपने मर्जी से खेलना शुरू हो गए। जो बच्चे स्क्रीन एडिक्टिव थे ना उनके अंदर वो पर्सनैलिटी थी कि दूसरे बच्चों के साथ मिलके खेलना है, ना उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी थी। क्योंकि आप जब टॉयज़ देते हैं तो आप बच्चों को कोई स्क्रिप्ट तो नहीं दे रहे होते ना कि ये जो कार है इसके साथ क्या करना है आपने, या डॉल के साथ क्या करना है, या ब्लॉक्स के साथ क्या करना है आपने। वो बच्चे अपनी दुनिया बना रहा होता है, अपनी गेम खेल रहा होता है वो, ठीक है। वो खुद ही लीड कर रहा होता है और वो कंटिन्यू भी कर रहे होते हैं, चीज़ें नहीं छेड़े, वापस आके दोबारा हमने यहाँ से कंटिन्यू करना है इसे, ठीक है। इज इट सो नॉट राइट? वो क्रिएटिविटी उसकी अपनी होती है, यानी कि टोटल क्रिएटिविटी उसकी अपनी है। हमने कभी उसको नहीं स्क्रिप्ट दी, समझाया, उसको कहा कि ऐसे खेलते हैं, इसको यूँ करते हैं, इसको करते हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल शुरू के अंदर समझा दिया कि ब्लॉक्स जोड़ने कैसे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जिसकी बेस पे वो गेम्स बनाते हैं ना, वो जो क्रिएटिविटी होती है वो टोटल कम थी उन बच्चों के अंदर जिन्होंने स्क्रीन के ऊपर वो किया था। बिल्कुल ना होने के बराबर उनकी क्रिएटिविटी थी। उनको पता ही नहीं कि हमने इनके साथ किस तरह बिहेव करना है। फिर उसमें था कि मोटर डिसेबिलिटीज़ उसको बोलते हैं कि मूवमेंट की जो डिसेबिलिटीज़ होती है ना, कि अब ज़ाहिर बात है जो स्क्रीन की तरफ ही देखता है उसका पोस्चर ही क्या होता है पूरे दिन का, उसके पूरे दिन का पोस्चर, बैठने का पोस्चर, वो क्या होगा उसका, और उसकी मूवमेंट ही नहीं है किसी किस्म की। तो इसलिए वो वाली जो प्रॉब्लम्स थी वो भी उसके अंदर हाईलाइट। तो एक एक्सटेंसिव स्टडी है और ये स्टडी अभी रिसेंटली उन्होंने इसको फिर रिजल्ट्स इसके रिवील किए हैं। रिसेंट इस सेंस में कि हर चंद अरसे बाद ना अब की फाइंडिंग शेयर होंगी, यानी कि एक ऑन गोइंग स्टडी जिस तरह होती है अब की फाइंडिंग शेयर हो रही है। अच्छा, पेरेंट्स का ना एक बहुत
आराम से एक वो होता है, बहाना होता है ये वाला कि बच्चे जो है ना वो क्या करें, वो तो मोबाइल ले तो देते नहीं है, बदतमीज़ी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम था ना, इसकी एक उसकी स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है, वो एक अमेरिकन मॉर्निंग शो जो था उसके अंदर ये रिसर्चर्स को बुलाया हुआ था, 3 थे ये लोग। तो जो एंकर थी उसने सवाल पूछा कि पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि बच्चे रिएक्ट करते हैं, बड़े ये करते हैं, वो करते हैं। उसने स्ट्रेट अवे कह दिया कि देयर इज़ ऑलवेज अ वे यू कैन डू इट। यानी कि उसने कोई लंबी बहस में नहीं पढ़ी थी कि मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ, समझाती हूँ कि कैसे। उसने एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था, देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू डू इट। आप करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। ऐसे मतलब कि इन शॉर्ट ये कि ऐसे फजूल बहाने ना मारें कि हम मजबूर हैं, हम कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उनमें से एक रिसर्चर ने ये जुमला बोला कि ये जो है ना, दिस इज़ द नेक्स्ट टोबैको। जिस तरह टोबैको एक नस्ल को ख़राब करता है ना, सिगरेट पीना, इस तरह दिस इज़ द नेक्स्ट टोबैको। एक गेम है रोबलॉक्स जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था और उसके ऊपर मैं दोबारा ज़रा फोकस करना चाह रहा हूँ, आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें, एक फोरम है पेरेंट्स टुगेदर, उन्होंने इसके ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है कि जो पेरेंट्स हैं उनको कितना अलार्म होना चाहिए बच्चों की सेफ्टी के ऊपर। और एक और रीसेंट है, ये 2 बिल्कुल रीसेंट 2025 के स्क्रीनशॉट्स हैं। ये उससे डिफरेंट न्यूज़ है जो मैंने पहले शेयर की थी। पहले जो शेयर की थी मैंने और अब जो शेयर कर रहा हूँ, मैं 2 डिफरेंट चीज़ों को हाईलाइट करके क्यों ख़ासतौर पे बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। रोब्लॉक्स को किस किस को पता है कि रोब्लॉक्स क्या चीज़ है? सबको पता है ना, सबको पता है। तो सब कोई समझाएं कैसे गेम खेलते हैं ये, कोई भी बता दे, कोई भी वॉलंटियर करके बता दें कि कैसे खेली जाती है। बच्चों को कैसे देखे आपने खेलते हुए गेम? क्योंकि मैंने तो नहीं खेली ना, इसलिए। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, मैंने नहीं गेम खेली हुई है, ठीक है, आप एक्सप्लेन करें। सही, इसके अंदर क्या चीज़ आपके ख्याल में इतनी हो जी? कुछ चीज़ अचीव करनी है, you have to get a certain amount of money. To get that, either you have to steal. कि रोब्लॉक्स जो है उसकी यूजेज जो है वो बच्चों के लिए इंतहाई नेगेटिव है। उसके अंदर एक तो हो गई ये वाले एस्पेक्ट जो मैडम ने बात की है कि उसके अंदर क्या होता है कि आपको वो गलत चीज़ों की तरफ, आपको गलत कैरेक्टर या गलत एक्शंस की तरफ आपको वो लेके जाएगा और आप उस तरफ कन्विंस होंगे कि हमने ये चीज़ मुझे करनी पड़ेगी बिकॉज ये मेरा टारगेट है, मैंने अचीव करना है इस चीज़ को। अब आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको क्या लग रहा है कि इसमें ऐसा क्या मसला है? आप लोगों ने देखे ना अपने बच्चों को यूज़ करते हुए, आपको क्या लग रहा है इसमें कैसा क्या मसला है कि वो लोग जो कि मुसलमान भी नहीं हैं, बड़े लिबरल सोच वाले हैं, वो पेरेंट्स कंसर्न है इसके ऊपर। उसमें बहुत बड़ा थ्रेड जो है वो ये ऑनलाइन आप किसके साथ गेम खेल रहे हैं। तो उसके अंदर ये था कि इस ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ना, जो बहुत सारे टर्म जो यूज़ हुई भी है ना आर्टिकल्स उनके अंदर, वो है प्रेडिटर्स होते हैं जो पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। अब प्रेडिटर हम तो उसको कहते हैं कि चील को बोलेंगे हम लोग प्रेडिटर, हम लोग शेर को बोलेंगे, हम लोग हाइनास को, वुल्व्स को बोलेंगे प्रेडिटर्स होते हैं। ये प्रेडिटर किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? ये उन लोगों की बात हो रही है जो छोटे बच्चे, मासूम बच्चों के ऊपर या ग्रोइंग लड़के लड़कियों के ऊपर ना ये लोग हंट करते हैं उनको, और उनको इन्होंने एक्सप्लॉइट करना होता है, यूज़ करना होता है। एक यूजेज होती है वो वाली के प्राइवेसी और सीक्रेसी के टॉपिक के अंदर जो चीज़ फॉल की थी, एक तो वो वाली यूजेज होती है वो। एक होती है कोई फाइनेंशियली किसी को आपने लूटना है, और एक होती है जो उनके कैरेक्टर या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है। अभी ये मिसाल के तौर पे अमेरिका के अंदर अगर आप देखें ना, तो एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी आज से काफ़ी साल पहले, मी टू मूवमेंट नाम था उसका, METOO। वो कोई आइडिया है वो क्या मूवमेंट थी? क्योंकि उसने पूरे हॉलीवुड को हिला दिया था, फिर हमारी भी शोबिज़ इंडस्ट्री बड़ी हिल गई थी और उसमें भी बड़ी खबरें आई थी, बड़े केसेस चले थे वाले। वो प्राइमरीली ये था कि इंडस्ट्री के अंदर ना किस तरह से तब ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी कि प्रेडेटर्स बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं कि यंग एक्टर एक्ट्रेस जो बड़ा कैरियर बनाने के ख्वाब देख रहे हैं उनको बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत गलत किस्म के फेवर्स के साथ एक्सप्लॉइट करेंगे, और उनमें से बहुत कम होंगे जो एक्चुअल स्टार बनेंगे, ज़्यादातर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे उनकी लाइफ्स, ड्रग्स के ज़रिए भी और अदरवाइज़ भी। फिर इसी तरह ही एक जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके रिलेटेड अगर आप अमेरिका की लोकल न्यूज़ देख रहे होंगे ना कि वो ऐसा क्यों एक्ट कर रहा है, वैसा क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो एक रिपोर्ट है जिसको जिक्र हो रहा है कि वो रिपोर्ट ना लीक हो जाए। किसको पता है मैं किस न्यूज़ की बात कर रहा हूँ? बिल्कुल, एप्स्टीन रिपोर्ट एक है, उसके ऊपर वो उसकी फिक्र लगी हुई है कि वो रिपोर्ट ना आउट हो जाए। किसको पता है इस बारे में? किसको पता है? आप देखिए, हमारे वज़ीर आज़म ने नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए,
ठीक है, हमारे आर्मी चीफ जो है, जो फील्ड मार्शल है, वो उनकी फेवरेट है, तो हमें इतना तो पता होना चाहिए ना, ठीक है, पता होना चाहिए ना न्यू दुनिया में खबरें किस टाइप की चल रही हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, एक नेटवर्क है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जिन्होंने बहुत सारे ज़्यादातर लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया करियर के लिए, कि आपका जो है ना जॉब होगी, आपका ये होगा, आपका वो होगा, इंटर्नशिप्स आपको देंगी, पेड होंगे, बड़े ज़बरदस्त लुक्रेटिव पैकेजेस हैं। और ये एक बहुत ही सुपर रिच किस्म का क्लब है, जिसके अंदर बहुत बड़े लोग शामिल हैं, ट्रम्प भी शामिल है, लेकिन ट्रम्प अकेला नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है ये। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के भी, और मीडिया इंडस्ट्री, और पैसे वाले बैंकर्स, और हर तरह का बंदा स्टॉक मार्केट में बैठे हुए हैं। और ये जो है, ये इन्होंने पूरे एक लग्जरी आइलैंड्स टाइप बनाए होते थे, और वहाँ पे इस तरह के तमाम लोगों को इस बहाने से बुला के कि हम आपके करियर काउंसलिंग के करेंगे, मेंटरशिप होगी, आपका इंटर्नशिप होगी, और उनको हर तरह से यूज़ किया जाता था और डेवलप भी किया। वो बड़ी एज हो गई उन लोगों की जिन्होंने इसके अंदर ये चीज़ फेस की थी। ये टर्म्स वहाँ यूज़ होती हैं, ठीक है। तो प्रेडेटर्स जो है ना, वो यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं बच्चों को शुरू से लेके उनको गलत रास्ते के ऊपर लगाने के लिए। इसके अंदर और भी रिपोर्ट के अंदर मैटर्स हैं, लेकिन जो मैं जल्दी अगली बात की तरफ आना चाहता हूँ, ये बात पहले भी जिक्र की थी, इसका नाम लेके जिक्र किया था, अभी दोबारा मैं उसी गेम का नाम लेके जिक्र कर रहा हूँ और इसी गेम के ऊपर फ़िलहाल फोकस कर रहा हूँ। वैसे आप अगर करेंगे ना, सर्च करके देखेंगे कि कौन कौन सी गेम्स हैं जो कंट्रोवर्सी का शिकार हुई है, और ढेर लंबी लिस्ट मिल जाएगी आपको ऑनलाइन, जस्ट एक सर्च करके देखें आप। लेकिन मैं इसके ऊपर क्यों फोकस कर रहा हूँ, अभी बहुत रिसेंटली स्कूल के अंदर एक वाक़या हुआ, और वो बच्चों का आपस में जो भी इशू था उसका ताल्लुक जो है वो स्कूल से नहीं था। उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया, पता लगा गया तो वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल ढेर बच्चे छोटी क्लासेस के, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और उससे भी और पता नहीं कितने, वो घरों में बैठ के यही गेम्स खेल रहे हैं। और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में पता लगा पेरेंट्स भी खेल रहे हैं साथ, माशाल्लाह से पेरेंट्स का भी रोल है उसके अंदर। और वो जो ख़राबी थी ना, जो उनकी वोकैबलरी उन्होंने सीखी हुई थी, क्योंकि वो वोकैबलरी, वो बातें यहाँ तो कहीं नहीं, कि ऐसी बातें जो मैं भी आपके सामने नहीं बोल सकता, ठीक है। और एन मुमकिन है बच्चों को पता भी नहीं कि अल्फाज क्या होते हैं, इनका असल मतलब क्या बनता है वाला। लेकिन इतनी गंदी सोच भी और लैंग्वेज भी वो कहाँ से सीख रहे हैं, अपने घरों में बैठ के। ये नहीं कि बाजार जा रहे हैं किसी और से जाके, अपने घरों में आप लोगों ने ही, पेरेंट्स ने ही प्रोवाइड किया उनको डिवाइसेस। स्कूल के अंदर तो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, यहाँ पे तो कोई चीज़, कंप्यूटर लैब भी होती है तो वो अनमॉनिटर नहीं छोड़ते हम लोग, बहुत स्ट्रिक्टली उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कोई और चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होगी। बाकी वो हमारे पास वो दूसरा भी है, फिर जो नेटवर्किंग के अंदर भी उसका फ़िल्टर है वो भी ऐड है। ये घरों के अंदर ये चीज़ हो रही है, इसके बावजूद कि पेरेंट्स को बार बार इन बातों से समझाया जा रहा है, मना किया जा रहा है। आपका सारा असासा आपके औलाद है, वही अगर ख़राब हो गई तो आप क्या करेंगे फिर। प्लीज़ इसके अंदर जो भी हम सेशंस रख रहे हैं और जो आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं, प्लीज़ इसके ऊपर संजीदगी के साथ अमल भी करें चीज़ों को। खुदा के लिए इन एप्लीकेशंस और इन चीज़ों को डिलीट करें, कोई और अल्टरनेट देख लेना। एक इस तरह की जो नोन है और नई अपडेटेड खबरें भी आ रही हैं, उनके ऊपर आप प्लीज़ उससे बाहर निकलें। ये एक स्टडी है अमेरिका की, जिसके अंदर टीन एज ग्रुप के अंदर किस तरह सोशल मीडिया की वजह से ना वायलेंस, क्राइम और जो एक वो कह सकते हैं ना कि एक बदतमीज़ी जो है ना वो बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। ठीक है, होता होगा बाहर के मुल्क के अंदर बहुत बदतमीज़ लोग हैं, बहुत ही बुरे किस्म के लोग हैं, माँ बाप ख्याल नहीं करते। लेकिन ये वाली ख़बर तो हमारी अपनी है, पाकिस्तान की है, इधर इस्लामाबाद की है ये ख़बर। किसको पता है, स्कूल का नाम मैं नहीं लूँगा इसका, लेकिन किसको पता है, किसको इस खबर का पता है। ये भी अगस्त सितंबर की बात है। क्लास 8 के 15 लड़कों ने मिलके, क्लास 8 के बच्चों की क्या एज होती है, 12 से लेके 14 साल की ब्रैकेट होगी है, जिस स्कूल में नहीं भी ख्याल रखा जाता ना एज का, 12 से 14 साल की ब्रैकेट है ये वाली। 15 लड़कों ने मिलके एक क्लास फेलो के साथ बुली, और वो तो एक होता ही होता है, लेकिन उसको फिज़िकली मारा, पीटा बुरी तरह से। उससे भी उनकी तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने उठा के उसको इस तरह का एक ग्लास विंडो थी, उसमें उन्होंने उसको मारा, शीशा टूट के उसे लगा है। और ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया के अंदर एक में तो ये भी बात लिखी हुई थी कि प्रॉपर, फिर एक की तसल्ली नहीं हुई लड़के की कि इस ज़ख़म से भी काफ़ी नहीं है, तो शीशे का पीस पकड़ के उल्टा स्टैब भी किया उसके अंदर। ये बाहर नहीं हो रहा, ये इधर हो रहा है, हमारे बहुत करीब घर के।
हमारे घर के बहुत करीब है। इस वाक्य पे फोकस करना ज़रूरी नहीं है। असल बात जो ज़रूरी है वो ये है कि यहाँ इतना वायलेंस कहाँ से आ रहा है, कौन सिखा रहा है इतना वायलेंस। और आपको कल्प्रेट्स जो है ना वो घूम फिर के मिलेंगे। हमारे यहाँ तो एक्सटेंसिव स्टडी कभी नहीं करते ना, वो बस सुलह हो जाएगी, ये हो जाएगा, राजीनामा हो जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ होगी, बात ख़त्म हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन के अगले कितने जो थे वो इन्फ्लुएंशियल थे। हम उस तरफ नहीं आएंगे कि भाई ये एक बीमारी है, एक पैदा हो रही है सोसाइटी के अंदर, हमने उसको कैसे एड्रेस करना है, हमने उसको कैसे एड्रेस करना है, हमने उसको कैसे ख़त्म करना है। मैंने एक स्टडी देखी थी, 2012 की बात हो रही है, 2012 की एक स्टडी थी जिसके अंदर, यहाँ की नहीं बाहर की बात हो रही है, गार्डियन के अंदर वो पब्लिश हुई थी। 1200% उन्होंने कहा था ईयर ऑन इंक्रीज़ हो रहा है। 2012 के अंदर हम कितना सोशल मीडिया यूज़ करते थे, हम पाकिस्तानी कितना यूज़ करते थे। तब तो ये 3G भी नहीं आया होता था, कहीं पर थोड़ा बहुत, ये तो 3G आया तब जाके बहुत ज़्यादा हम क्रेजी हुए स्मार्टफोन्स के पीछे, क्योंकि अब ऐप चलना शुरू होंगी ना, अब 3G जब आ गया। तो वो बाइक का था कि 1200% इंक्रीज़ हो रहा है ईयर ऑन सोशल मीडिया की वजह से क्राइम्स के अंदर। इतना मैसिव उसके अंदर उन्होंने उसको हाईलाइट किया था, इंक्रीज़ है। तो ये लिटमस टेस्ट जो होते हैं, ये कि सोसाइटी कहाँ जा रही है, ये उसके कहते हैं अलर्ट और अलार्मिंग एक चीज़ होती है। एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं हम लोग। ये आप सबको पता होगा इस वाक़े का, काफ़ी इसको हाइप मिली थी और ज़ाहिर बात है वाक़े के बाद पता लगा था कि ये कौन है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। हमें तो पता भी नहीं होता कि इन्फ्लुएंसर कौन है और किसका क्या रोल है। लेकिन बहरहाल इसकी ये ख़बर आई थी ये वाली कि एक 17 साल की लड़की जो है वो मर्डर हो गई है एक यंग लड़के से। ये भी इन्फ्लुएंसर है, वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अब इसको डिस्कस नहीं मैं करना चाहता। आप देखें बेचारे की जो पेरेंट्स हैं नीचे, कितना सादा सा घर है उनका, जो घर है जिसमें इंटरव्यू है उनका, कितना सादा सा घर है। अब हम इस लड़की को डिस्कस नहीं करना चाहते, ना उस लड़के को डिस्कस करना है जिसने ये मर्डर किया था। डिस्कस जो करना है वो ये करना है कि ये नौबत आती क्यों है, ये नौबत यहाँ तक आती कैसे है ये वाली। देखिए, जो कोई कैरेक्टर मूवी कैरेक्टर होता है या कोई आर्टिस्ट होता है या कोई क्रिकेटर होता है, सेलिब्रिटी होता है, वो जो है ना वो एक पब्लिक फिगर बनता है। उसको गाइडलाइन, वो खुद भी अपने पब्लिक इमेज के ऊपर बड़ा कॉन्शियस होता है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी, मैंने कोई बहुत मॉरल बात ठीक करनी है, मैंने कोई गलत चीज़। खुद बेशक सिगरेट पीता होगा लेकिन वो आके ऐसी कंपेन में पार्ट करेंगे, देंगे कि सिगरेट सेहत के लिए मुज़िर है, ये है वो है, उस तरह करके ना वो रोल प्ले करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग वो चीज़ है कि बस जिसके हाथ में मोबाइल आ गया उसने बना ली, फिल्टर्स लग जाएंगे, जिसको ये कह सकते हैं ना, ये ट्रिक समझ लग गया कैसे करना है उन्होंने ये। उसके बाद ना आपकी एजुकेशन मैटर करती है, आपका बैकग्राउंड कैसा है वो मैटर नहीं करता। बस आप ऐप के अंदर खुद ही गाने भी आपको मिल जाएंगे, सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। बस आपने वो हरकतें करनी है जिससे आप पॉपुलर हो जाएंगे, आपने वो उल्टी सीधी हरकतें करनी है जिससे आपने पॉपुलर हो जाना है। अगर इन्फ्लुएंसर वाकई इन्फ्लुएंसर कोई है जो पैसा भी पुल कर रहा होगा, तो बल्कि आप लोग बताएं कि इन्फ्लुएंसर कैसे पैसे कमाते हैं। आप लोगों ने भी तो बहुत सारों ने प्रोफाइल्स बनाई हुई है ना अपनी, मल्टीपल बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो तो बिजनेस एक होता है प्रोडक्ट कुछ सेल करना, एक वो अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ है जो आप खुद चीज़ बताना चाह रहे हैं, कुछ टिप्स देना चाह रहे हैं, कुछ सिखाना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं। इन्फ्लुएंसर कैसे कमाता है? मोनेटाइजेशन, फिर और उसके बाद पीआर बन जाती है। पीआर को डिफाइन करें थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, वो सारी बात है। आपकी पहले एक प्रोफाइल की बेस बनेगी तो फिर उसके बाद आपको कोई बुलाएगा ना, हमारे रेस्टोरेंट पे आए, ये हमारे कपड़े हैं, ये हमारा ये न्यू लाइन है, ये फलानी चीज़ है, तब आके आप ये करें उस चीज़ को। जो पाकिस्तान के अंदर अभी आपने देखा होगा बड़े ही अजीब से इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो डकी भाई एक हैं, अब एक वो एस्ट्रोलॉजी हैं। डकी भाई के साथ क्या हुआ कुछ अर्सा पहले? जेल में है, बेगम भी जेल में है। क्यों, क्या हुआ, उन्होंने क्या किया है? और उनके फॉलोअर्स कितने हैं? मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे। और मैंने डकी भाई का नाम पहली दफ़ा पता कब सुना था? हम ऑलिव स्कूल के अंदर हम मुस्लिम मार्वल्स करवा रहे थे और वहाँ पे किसी से एक इंस्ट्रक्टर ने पूछा था कि अच्छा बच्चों बताएं आप लोग किस किस को करते हैं। तो ये डकी भाई हैं, एस्ट्रोलॉजी। मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं मोबाइल पे साथ साथ देखना शुरू हो गया कि ये। फिर उसके बाद एक आध वीडियो देखी, मैं कहा ये क्या है, कोई कंटेंट है, ये कोई कंटेंट है? उस एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय ये कि वो एक उसकी एक एपिसोड देखे सिर्फ देखने के लिए, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, देखने के लिए कि इसके अंदर क्या कंटेंट है। वो जी सुबह सो के उठी हैं,
वॉशरूम गई है, वो शैम्पू ख़त्म है हमारा, चलो जी दुबई जा रहे हैं हम लोग शैम्पू लेने के लिए, सुबह का टिकट कराया, रात को वापस आएंगे वो इसको, और उसके व्यूज़ देखें आप, पता नहीं कितने मिलियन व्यूज़ उसके पहुँचे हुए हैं। ये कोई कंटेंट है यार, ये कोई कंटेंट है? लेकिन आप ये देखें कि ये किस टाइप के एक्ट्स में फिर पकड़े गए हैं ना, ये जो गैम्बलिंग वाले और ये ऐप्स के ज़रिए, और किन चीज़ों को प्रमोट करते हैं कि दैट इज़ नॉट इनफ कि जो अपने उससे कमा रहे होंगे, वो चीज़ें कर रहे होंगे। ये नाम बच्चों ने दिए थे, ठीक है, ये नाम स्टूडेंट्स ने दिए थे कि ये हैं जिनको हम देखते हैं। और फिर आपस में वो जब सारी बात है ऑफ टाइम था तो वो मैं तो कान लगा के सुनता रहा कि क्या क्या बातें कर रहे हैं ये ना, तो और क्या क्या आपस में क्रॉस टॉक क्या कर रहे होंगे ये। तो डेफिनेटली ये चीज़ें कहाँ देख रहे हैं, वो घरों में देख रहे हैं। यहाँ तो मैं उसको कोई चांस ही नहीं एग्जिस्ट करता कि यहाँ पे वो दे रहा हूँ। पिछले साल हम लोगों ने जो मुस्लिम मार्वल किया था वो मीडिया प्रोडक्शन का था। सर जाज़ेब इन लोगों ने अपनी टीम के साथ पूरा अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के साथ ला के और वो पूरा वो करवाया था। अच्छा, उसके अंदर एक आइडिया था कि हम बच्चों से ना स्क्रिप्ट देंगे बच्चों को, कि आपने हमें स्क्रिप्ट और स्टोरी राइटिंग करनी है, फिर उसका प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होगा सारा, कि प्री प्रोडक्शन क्या होता है, कैमरा को कैसे हैंडल करते हैं, फिर पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, एडिटिंग कैसे करते हैं, ये सारे स्टेप्स सर ने बड़े अच्छे तरीके से और टूल्स और सब कुछ सिखाए थे। और हैंड्स ऑन था, ये नहीं कि कैमरा अपने हाथ में और बच्चों को सिर्फ दूर से दिखा रहे हैं, सब बच्चों के साथ ग्रुप्स के अंदर हैंड्स ऑन था। स्क्रिप्ट लिख के आनी है बच्चों ने, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखनी है। अच्छा, कोई एक स्क्रिप्ट ऐसी नहीं थी जिसमें मर्डर ना हो। हर स्क्रिप्ट के अंदर ना एक बंदा दो बंदा मर रहा है। एक से कहा, सर ने बात की थी कि ये बेचना वायलेंस क्यों है, दो ही तो बंदे मारे हमने सिर्फ, इसमें दो ही तो बंदे मारे, मसला कोई नहीं है। एक और स्टूडेंट की मैं सुन रहा था, अच्छा आप दिखाएं क्या स्क्रिप्ट क्या है। वो जो भी कैरेक्टर का नाम था, ही वाज ट्रैवलिंग इन द कॉरिडोर, उसको सामने वो जो भी अगला कैरेक्टर नजर आया एंड ही किल्ड हिम। मैंने कहा एंड ही किल्ड हिम, उसने किया क्या जो किल्ड हिम? कुछ कोई आपको दुश्मन है नहीं बोलना कि वो कहता है वो अभी इस मोड में था। तो यानी कि मैं आपको सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक इस्लामिक स्कूल के बच्चे, स्कूल के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही, ना उनके पास इस तरह का कोई वेन्यू अवेलेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली घरों में हमारे ही बच्चे पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि उनमें से फिर हमने पूरा आइडिया स्क्रैप कर दिया। और एक कंट्रीज़ के ऊपर हमने फिर खुद ही उनको कह दिया था कि आपने डिफरेंट कंट्रीज़ प्रोजेक्ट दे दिए कि इस कंट्री के ऊपर आपने वीडियो बनानी है, आपने उस कंट्री के ऊपर बनानी है, उसकी क्या क्या ख़ास चीज़ें होती हैं। सोसाइटी इस लेवल तक कब कैसे जाती है? जो ये वाली हरकत हुई है, ये ऐसे वन नाइट तो नहीं हो जाता। जो ऑफिशियल स्टोरी है वो ऐसे तो नहीं हो, सिर्फ इतनी सी स्टोरी तो नहीं होगी कि वो लड़का था, वो उसको जी फ्रेंडशिप के ऑफ़र कर रहा था, ये ऑफ़र कबूल नहीं करे तो गोली मार, इतनी सी बात होगी आपके ख्याल में? ये सिर्फ इतनी सी बात होगी है? पता नहीं इसके अंदर कितना गंद होगा, इसके अंदर कितना गंद होगा कि तब जाके बात इस नौबत तक आई है। और हमारे यहाँ तो ये पैसे भी हुआ था, मैं सबसे पहले वो कंदील बलोच और वो वाली जो स्टार्ट वहाँ से हुआ था। पॉइंट समझाने का आप लोगों को यहाँ पे ये है कि बच्चे जो हैं उनको इस गन से दूर रखें। ये राइज़ ऑफ क्राइम और राइज़ ऑफ जो वायलेंस है ना, ये इसकी वजह से हो रहा है। अभी कुछ अकल आई है गवर्नमेंट को कि उन्होंने सेनेट ने एक बिल पास करने के लिए पेश किया है कि अंडर 16 ईयर्स इसको बैन करें। एक पिछले किसी सेशन के अंदर मैंने ऑस्ट्रेलिया का लॉ बताया था आप लोगों को ना, कि ऑस्ट्रेलिया अंडर 15 जो है वो सोशल मीडिया को बैन का लॉ पास कर चुका है। वो नहीं अल्लाह को मानते, वो इस चीज़ को नहीं मानते कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए सर, लेकिन उसके बावजूद वो अंडरस्टैंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा है। अभी चंद महीने पहले पाकिस्तान में वो स्कॉलर आए हुए थे, डॉक्टर बिलाल फिलिप्स। तो हमें मौका मिला था उनसे इंटरव्यू रिकॉर्ड करने का। हमारा एक प्रोजेक्ट है, जांजेब उसको लीड करते हैं, फ्लैशबैक ज़िंदगी। तो उसके अंदर रिकॉर्ड था, उसमें हम स्टार्ट करते हैं अपनी ओल्डेस्ट मेमोरी से बताएं, ठीक है। ये वेस्ट इंडीज़ के रहने वाले हैं, और हमें 70+ एज हो गई होगी इनकी अब शायद, बल्कि 78 थी ना शायद, पाकिस्तान 1947 की पैदाइश, हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये अपनी पेरेंट्स और फैमिली के साथ ना बचपन के अंदर कम एज के अंदर ये अपने ओल्ड मेमोरी बता रहे थे, और फिर ये लोग कनाडा मूव हुए थे। अच्छा, कनाडा मूव हुए हैं। अब हम आजकल की बात नहीं कर रहे, 21वीं सदी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं तकरीबन 1950s-60s की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1950s-60s की। तो उसमें हमारा एक क्वेश्चन का होता है कि आपके लिए कोई बचपन की कोई अच्छी मेमोरी हो, कोई ऐसी अनकंफर्टेबल मेमोरी या कोई ऐसी चीज़ भी हो ना। उसके अंदर उन्होंने बताया कि जब हम कनाडा मूव किए थे, अब मैं 1950 से कनाडा की बात हो रही है, ठीक है, 75 साल पहले तकरीबन। उन्होंने कहा कि हमारी जो क्लासेस होती थी, स्पोर्ट्स और ये सारा कुछ होता है, स्विमिंग क्लास होती थी। तो कहते हैं स्विमिंग क्लास के अंदर ना, कहते हैं कि प्योर नेकेड हमने जाना होता था स्विमिंग पूल के अंदर। ये नहीं कि कोई कॉस्ट्यूम,
गर्ल्स हो बॉयज़ हो, बच्चों की बात हो रही है, छोटे बच्चों की बात हो रही है, कहते प्योर नेकेड जाना होता था। और उस इंटरव्यू को इंटरप्ट करके मैंने उनसे ये सवाल पूछा फिर कि वाई डू यू थिंक दे वर इन्फोर्सिंग यू? तो कहते मोस्ट प्रॉब्ली ताकि चाइल्डहुड से ना शेम ना हो आपके अंदर इस चीज़ की हया ना हो, तो इसलिए चाइल्डहुड से वो ये चीज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब उस टाइप की कल्चर की बात हो रही है, ठीक है। हम वेस्टर्न वर्ल्ड की जब बात करते हैं, ये उस तरह के लोग हैं, उसके बावजूद दे रियलाइज़ के इसके अंदर ये एल्स आ रहे हैं। तकरीबन ज़्यादातर कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो उनकी रिसर्च और वो चीज़ें होंगी। दे आर वरिड, अल्लाह को नहीं मानते, उस तरह के हया और वाला मामला नहीं है उनके अंदर, लेकिन दे आर सो मच कंसर्न। हमारे लिए, अपने लिए, खुदा के लिए, प्लीज़ डू नॉट गिव एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया, ऑफ मोबाइल फ़ोन्स ऑल्सो टू स्टूडेंट्स। लेकिन असल बात पता क्या है? असल बात ये है कि ग्रेड 4-5 से ऊपर के बच्चे के पास, सबके पास इंस्टा अकाउंट्स भी हैं, टिकटॉक भी यूज़ कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। चाहे कहने को मदर कह दें, फादर कह दें, नहीं मेरे मोबाइल में ऐप है, मैं देख रहा होता हूँ, लेकिन वो यूज़ कर रहे हैं। और उसकी वजह से भी कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने जो यूज़ करना होता है वो क्या यूज़ करना होता है? किसी को बुरा कहना होता है, किसी को अच्छा करना होता है, किसी को टीज़ करना होता है, किसी को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजनी होती है। तो उससे आपके ख्याल में क्या होगा? बहुत कुछ फ़ायदेमंद किस्म की इन्वायरमेंट क्रिएट होगी? अनफॉर्चुनेटली नो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स दे रहे हैं अपने घरों के अंदर। अच्छा जी, ये तो सबको पता है लोगों, ये क्या है? सबको पता है नेटफ्लिक्स है ये, ठीक है। और नेटफ्लिक्स का बिल कैसे पे करते हैं हम? क्रेडिट कार्ड तो एक पुराना ऑप्शन है ना, और इजी पैसा, जैज़ कैश, पीटीसीएल के बिल के अंदर ऐड हो सकता है उसका बिल, आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है बहुत ईज़ है पेमेंट करने की, आराम से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई उसके अंदर कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये मैंने ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया है एलॉन मस्क का। एलॉन मस्क कौन है? जो हमारे बहुत सारे अगली जनरेशन का आइडियल है, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, $500 बिलियन वर्थ है। उसने ट्वीट किया हुआ है, कैंसिल नेटफ्लिक्स फॉर द हेल्थ ऑफ योर किड्स। कैंसिल नेटफ्लिक्स फॉर द हेल्थ ऑफ योर किड्स। यहाँ किस बंदे की बात कर रहे हैं? वो बंदा जो उस तरह का फैमिली वैल्यूज़ में बिलीव नहीं करता। इसकी आप लाइफ देखें, इसके कई अफेयर्स हैं, कई शादियाँ भी हुई इसकी, और मल्टीपल इसके औलाद भी है इसकी, यानी कि बहुत, और इसके स्कैंडल्स भी बड़े अजीब से हैं। वो बंदा ये बात कर रहा है कि नेटफ्लिक्स को कैंसिल करो फॉर द हेल्थ ऑफ योर चिल्ड्रन। जिस बंदे की ट्वीट को वो आगे से रीट्वीट कर रहा था, उसको देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट योर किड्स, कैंसिल नेटफ्लिक्स। नीचे जो फिगर बनाई हुई है उसको देखें, एक कैसल है जिसके दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है योर किड्स, और इस तरफ जो है वो एक, ये जो फिगर बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स। ये असल में हिस्टोरिकली ये एक एरिया होता था ट्रॉय, जो कि आजकल के टर्की के अंदर आता है, उसका भी नाम खैर तुर्की ही हो गया अब। और उसके अंदर एक जंग हुई थी, बड़ी लंबी जंग हुई थी, ग्रीक्स ने अटैक किया था इनके ऊपर, और वो कामयाब नहीं हो सके थे क्योंकि उनकी बाउंड्रीज बहुत सॉलिड थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा, अब अगर आप में से किसी ने ये मूवी देखी हुई है ना, तो मूवी एक तो वाहियात होने के अलावा वो हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि मूवी के अंदर उन्होंने ये जंग दिखाई हुई है सिर्फ 3-4 दिन की, जबकि फैक्चुअली ये 10 साल जंग चली थी, 10 साल ये जंग चली थी। और एंड में जब वो नहीं कामयाब हो पा रहे थे, तो आर्मी, एक दिन सुबह मंजर क्या नज़र आया कि वो सारी आर्मी चली गई है, मैदान खाली है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा, शिप्स भी उनकी अबेंडन है, तोड़ दी हैं या चले गए हैं वो लेके। और एक बड़ा सा ऐसा लकड़ी का हॉर्स बना के चले गए हैं, तो उन्होंने कहा सूवेनियर के तौर के ऊपर ये दे गए हैं, उसको वो अंदर ले आए थे अपने। उसी हॉर्स के अंदर असल में उनके जो एलीट फौजी थे वो छुपे हुए थे। रात होती है, उन्होंने सारा एंजॉय किया, पार्टी की, क्योंकि वो बहुत खुश थे कि हम जंग जीत गए या डिफेंड कर पाए थे। वो जब अपने अपने घरों में हैं, तब वो फौजी निकलेंगे, वो इर्द गिर्द हमला करना शुरू हो जाएंगे और गेट तोड़ देंगे, गेट खोल देंगे अंदर से, और फिर बाहर से फौज आएगी और सत्यानाश कर देगी। तो ये जो टर्म है ना ट्रोजन हॉर्स, ये लिटरेचर के अंदर भी बहुत मिलेगा आपको, इवन कंप्यूटर साइंस के अंदर ये टर्म यूज़ होती है। एक वायरसेस की टाइप होती है को खुफिया तरीके से जो एंटर होते हैं, यानी कि आपको ऊपर से लगेगा मैं कोई और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से उसके अंदर एक वायरस होगा। और ये टर्म लिटरेचर के अंदर भी बहुत यूज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने नेटफ्लिक्स को ट्रोजन हॉर्स बनाया हुआ है।
कि वो ऊपर से कुछ और शो कर रहा है, अंदर देखें ट्रांसजेंडर एंड वोक एजेंडा, आगे लिखा हुआ योर किड्स। आई होप कि ट्रांसजेंडर की टर्म तो आप सब समझते होंगे, ट्रांसजेंडर क्या होता है, मुझे एक्सप्लेन करने की, एलैबोरेट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये वोक क्या चीज़ होती है। फिर मैं आपके साथ एक और स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ब्लर करने के बाद, कि पेंटागन कौन है, अमेरिका का GSQ हो गया, तो पेंटागन ब्लास्ट नेटफ्लिक्स फेयर एज वोक गार्बेज। सवाल, और ये कल की खबर है, इसके अगर आप पढ़ सकते हैं ना तो ये 17 अक्टूबर की है। वोक का वर्ड क्या होता है जिसको थ्रेट के तौर पे पेश किया जा रहा है, पेंटागन कमेंट कर रहा है उसके ऊपर, और मैं कुछ सोशल मीडिया की पोस्ट नहीं शेयर कर रहा, ये लॉस एंजलिस टाइम्स ने रिपोर्ट किया इसे, और कल की खबर है ये। तो वो क्या चीज़ होती है जिसको पेंटागन थ्रेट समझ रहा है, इलॉन मस्क उसके बारे में बात कर रहे हैं और हमें आइडिया तक नहीं है। तो वोक जो होता है असल में, ये पहले तो इंग्लिश वर्ड समझ लें, ये कुछ स्लैंग वर्ड नहीं है, ये वर्ड जो है ना, ये वेकअप जो लफ्ज़ होता है ना, वेक, तो ये वोक उसका पास्ट टेंस होता है, वोक अप जिस तरह होता है, तो वोक ये वो लफ्ज़ है। हिस्टोरिकली ये वर्ड यूज़ हुआ है अमेरिका के अंदर, जब ये वाइट और ब्लैक के रेस जो स्ट्रगल चल रही थी ना इनकी आपस में, ये तब हुआ है। एज अ स्लोगन ये यूज़ हुआ था फर्स्ट टाइम 1938 के अंदर। उसके बाद ये बीच में ऑफ एंड ऑन होता रहा, मार्टिन लूथर किंग के ज़माने में भी यूज़ होता रहा। रिसेंट टाइम्स के अंदर ये ब्लैक लाइव्स मैटर की मूवमेंट जो दोबारा अमेरिका के अंदर हुई थी उसके अंदर यूज़ हुआ था, लेकिन अब ये कवर वर्ड बन गया है। वोक का मतलब ये है कि मैं जागा हुआ हूँ, ठीक है, मैं अवेयर हूँ मैं इस चीज़ से। और ये इतना है कि अभी अमेरिका के अंदर जिस तरह वो इलेक्शंस जो नेक्स्ट लेवल के होने हैं, जिसके अंदर न्यूयॉर्क के जो मेयर है उसके ऊपर भी बड़ी हाइप चल रही है कि वो कहीं मुसलमान तो नहीं बन जाएगा, जो बहुत ज़्यादा सुपर सिंपैथेटिक भी है और खुल के बातें कर रहा है फ़लस्तीन के हक़ में भी और अदरवाइज़ भी, कहीं वो तो नहीं बन जाएगा कहीं। उसकी जो तकरीरें हो रही होती है ना उनके अंदर, जो इस आइडियोलॉजी के साथ है, वो लिटरली अपनी स्पीच के एंड के अंदर, जिस तरह हम स्लोगन लगाए ना, कोई भी पॉलिटिकल स्पीच हो, सियासतदान बोले, तो वो एंड में कहेगा ना पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह ये कहते हैं स्टे वोक, ये बोलते हैं। आप स्टे वोक को सर्च करें ना तो आपको कई टैटूज़ और वो चीज़ें भी मिल जाएंगी। ये ज़रा मूवमेंट नहीं होती जिस तरह एक, ये उस तरह के तौर के ऊपर ये चीज़ रन हो रही है और हमें आइडिया भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है क्या चीज़ होती है ये। तो उसके तहत क्या है कि वो राइट्स की और हकूक़ की बात कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हकूक़ और राइट्स की बात ना की कैद कोई नहीं है कि ये आपका हक है। रेसिज्म के ख़िलाफ़ है हम लोग, ठीक है, हम जेंडर इक्वालिटी के हक़ के अंदर है, हम लोग इस हक़ के अंदर भी हैं कि जी इक्वल सैलरीज़ होनी चाहिए और फलानी चीज़ होना चाहिए, और हम इस हक़ में भी हैं कि जो फिर LGBT का टॉपिक बन जाता है हम उसके हक़ में भी हैं। हम इस हक़ में भी हैं कि फ़लस्तीनियों को उनका घर मिलना चाहिए अपना, हम इस हक़ में भी हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। आप में से बहुत सारों ने अगर फ़लस्तीन वाले टॉपिक्स को फॉलो अप किया होगा तो उन्होंने ये चीज़ ज़रूर नोट की होगी कि जब ख़ास तौर पे UK के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, इटली, स्पेन के अंदर जब मार्चेस हुई हैं उनकी सॉलिडारिटी के अंदर, तो इतने लाखों लोग जो थे वो कौन थे? पाकिस्तान के अंदर तो इतने थोड़े से लोग हम लोगों ने मार्च करते थे, कभी ऐसे थोड़े से लोग निकलते थे मार्च करने के लिए। वो अगर मार्च कर भी रहे हैं तो किस लिए मार्च कर रहे हैं? हम लोग किस लिए मार्च कर रहे हैं? सॉलिडारिटी के मुसलमान हैं हम लोग, वो हम मुसलमान हैं और वो मुक़द्दस सरज़मीन है। अगर मुक़द्दस सरज़मीन ना होती तो हम और ढीले पड़ जाते हैं, हम ये भी ना करते जो अभी हम कर रहे हैं। हम वही करते जैसे हमने रोहिंग्या की तरफ किया था, जो ओल्ड बर्मा है रोहिंग्या, जिसने हमने उस तरह रिएक्ट किया था। मरते पता नहीं होंगे कोई लोग, हमें तो पता भी नहीं, आइडिया तक नहीं है हमें इस बारे में। तो वो तो मूवमेंट जो थी ना ये वाली के फ़लस्तीनी के लिए हम लोग निकले हुए हैं, वो तो इसलिए हो गई कि प्राइमरीली हम लोग मुसलमान हैं इसलिए, तो कुछ तो कम से कम शर्म करें ना। हम तो सही तरह से बॉयकॉट तक नहीं कर सके, बच्चों को हम ये बात ही नहीं सिखा सके, समझा ही नहीं सके, इतने इनसेंसिटिव रहे हम लोग। वही ब्रांड्स खा पी रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करते रहे अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हो गई, और एक्सक्यूज़ेस कि बस नहीं कि कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, लोग लेते ही हैं या सब खा रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लोकल पाकिस्तानी तो हैं ये लोग जो बेच रहे हैं सर। फिर दूसरी चीज़ ये हो गई उसके अंदर के जो मुसलमान नहीं भी हैं पाकिस्तानी, जो मुसलमान नहीं भी हैं, उनकी भी एक ऑब्लिगेशन है। वो ये ऑब्लिगेशन है, और ये बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, कि जब 1940 के अंदर जिस करारदाद को बाद में जाके पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा गया था, और वो एक दिन की बात नहीं थी, वो 3 दिन का इवेंट था ये वाला,
कहा गया था उसी प्लेटफॉर्म पे वही लीडर, वही ऑडियंस और वही मकाम के ऊपर एक और रेजोल्यूशन भी पास हुई थी और वो फ़लस्तीन के लिए रेजोल्यूशन थी। तो एक पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भी है, इवन दो कि कोई पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम भी हो, कोई और रिलीजन को बिलोंग करता है, तो वो उनकी भी एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन बनती है ये वाली फ़लस्तीन वाली। लेकिन यूरोप में क्यों कर रहे हैं वो लोग इतना ज़्यादा? उनमें मुसलमान तो थोड़े से होंगे, ठीक है, थोड़े से फ़लस्तीनी एक्सपर्ट्स हो जाएंगे शायद, तो बाकी लोग कौन हैं? बाकी लोग ना बहुत ज़्यादा मिक्सचर है, बहुत बड़े छोटे ग्रुप्स का, उनके अंदर ये ग्रुप्स भी शामिल थे। साथ दे रहे हैं कि हक बनता है उनका, यहूदी गलत कर रहे हैं, ये रेसिस्ट है, ये अपार्शियल है और ये बिल्कुल जेनोसाइड है, वो सब कुछ दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। लेकिन ऐसे मौक़ों पे फिर परेशानी क्या हो जाती है कि आइंदा जाके वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमने आपका साथ दिया था तो अब आप भी हमारे हकूक़ का साथ दें, और उस वक्त हम अपने आप को, एक दूसरे को और बच्चों को क्या समझाएंगे कि हम इनका क्यों नहीं साथ दे रहे, वो तो हमारा साथ दे रहे थे। एकदम से सवाल बन जाता है ना, वो साथ दे रहे थे हमारा, हमने क्यों नहीं साथ दिया उनका? तो ये वोक जो है ना, ये एक अम्ब्रेला टर्म बन गई है जिसके अंदर हर तरह की आज़ादी की मूवमेंट की बात है। वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, पेंटागन, ये उसके पीछे नेटफ्लिक्स को कह रहे हैं कि तुम कंटेंट के अंदर ना ये गन शो कर रहे हो। कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दी थी, कुछ एग्जांपल्स मैंने भी दी थी आप लोगों को, कंटेंट किस टाइप का आ रहा है, हम उसके ऊपर दोबारा फोकस नहीं करते। ये फिर मज़ीद एक और है कि इस मूवमेंट की वजह, इतनी सॉलिड मूवमेंट है ये वाली कि नेटफ्लिक्स को $15 बिलियन का लॉस हुआ है। ह्यूज अमाउंट है ये, ह्यूज अमाउंट है। $15 बिलियन का लॉस नेटफ्लिक्स को हुआ है इसकी वजह से कि जो एलन मस्क ने कहना शुरू किया कि कैंसिल करें इसकी सब्सक्रिप्शन को। अच्छा, एक और स्क्रीनशॉट भी है जहाँ पे भी इसका ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट है, काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है इसका। लेकिन जो असल बात है बताने वाली दूसरी, वो ये है कि ये स्क्रीनशॉट जो है ना, ये इंडिया की है। दूसरी वाली इंडिया का मेरे और आपके पाकिस्तानियों वाला रिलेशनशिप नहीं है नेटफ्लिक्स के साथ कि बस से सब्सक्रिप्शन है या ख़रीदी हुई है या जैसे उन्होंने कहा किसी और की उठाई हुई है सब्सक्रिप्शन, बस सिर्फ देख रहे हैं। इंडिया का बॉलीवुड वो तो कितना ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करता है, सिर्फ एक आध मूवी नहीं, कई कई लंबी लंबी सीरीज़ हैं उनकी। और इंडिया के अंदर भी ये चीज़ हो रही है कि वो भी रियलाइज़ करें, हालांकि वो कौन है, हिंदू हो गए और अदरवाइज़ दूसरे सोच वाले हो गए, वहाँ पे भी मूवमेंट इतनी ज़्यादा चल रही है कि ये हमारे बच्चों को ट्रोजन हॉर्स स्टाइल के अंदर ख़राब कर रहे हैं। आप में से कोई इसको अनसब्सक्राइब करना चाहेगा, केयरफुल होना चाहेगा, या खैर क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? रोब्लॉक्स का मैंने जिक्र किया था, सोशल मीडिया का जिक्र कर दिया, बच्चों से एक्सेस लेंगे वापस। हमने मल्टीपल टाइम्स ये बात जिक्र की है कि डू नॉट गिव पर्सनल डिवाइसेस, और जो आप डिवाइस देंगे उनको, उस डिवाइस को होना चाहिए पब्लिक स्पेस के अंदर होना चाहिए। जो कंप्यूटर होगा, एक तो फिज़िकली भी आप दूर बैठेंगे उससे, आपको करीब नहीं होना पड़ेगा, वो हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो भी थोड़े से बेहतर होंगे। प्लस स्क्रीन नज़र आ रही हो घर के अंदर की स्क्रीन पे क्या हो रहा है। हेडफोन्स की इजाज़त मत दें, टाइम लिमिट करें, बस बच्चों को भी पता हो कि मैंने इस टाइम के लिए मैंने ये एक्टिविटी करनी है, उसके बाद मैंने एक्टिविटी नहीं करनी, फिर मेरा हक नहीं बनता। जिस तरह हम जब छोटे होते तो बाहर जाने का पूरे 24 घंटे का छुट्टी नहीं होती थी, 1 आवर होता था, और ये सबको डिफ़ॉल्ट पता होता था कि मगरिब की अजान से पहले वापस पहुंचना है, सबको ये बात पता होती थी। तो बिल्कुल इस तरह बच्चों को अपने जो भी उन्होंने देखना है चीज़ करनी है। प्लस फिर मैंने ये भी कहा था खुद पर्सनली भी इंगेज हो उसके अंदर, राइट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंगेज हो। अगर वो कर रहे हैं ना, तो ये नहीं कि जॉब कोने में बैठे हो, जो मर्जी करना चाहते हो कर लो। आपने ऐसे कोई भी अपना व्हाट्सएप अगर खोले तो व्हाट्सएप का जो नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेटस वाला, उसके नीचे रिकमेंडेशंस आ रही होती है ना चैनल्स की, वो किस टाइप की रिकमेंडेशंस होती हैं? वो इतनी फजूल किस्म की रिकमेंडेशन है कि मैंने पहले सोचा कि क्या करूँ, स्क्रीनशॉट दिखाऊँ ना दिखाऊँ, मैं क्या रहने देते हैं, खुद ही समझ जाएंगे आप लोग। इतनी फजूल किस्म की वो रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं, और उसका बंदा कहे कि यार उसका मेरी चैट हिस्ट्री से, मेरे किसी और चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किस एल्गोरिदम की बेस के ऊपर तुम मुझे ये सजेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर अब एक ह्यूमन साइकी की बात, इसके बावजूद कि एक वाहियात चीज़ नज़र आई, हम बड़े हो के भी क्यूरियस होके कहते हैं ना यार ये क्या चीज़ है, खोल के देखते हैं ऐसे, फिर बेशक बैक करके कह देंगे जो गन था ये, लेकिन खोल के देखते हैं ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो हम लोग।
आपने हाल में बच्चों को नहीं है, जब आपने मोबाइल पकड़ा दिया बच्चों को, जो अपने फ्रेंड्स के साथ या फ्रेंड ग्रुप्स के अंदर चैट कर लो, वो इस टैब को नहीं देख सकते। उन्हें पता है बच्चों को स्टेटस का, उनको सामने नज़र नहीं आ रहा है लिखा हुआ, पिक्चर्स भी और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसलिए मोबाइल डिवाइस देने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए, अगर आपके पास डिवाइस और नहीं है घर में, कंप्यूटर नहीं है अगर, और आप कहें देना है, तो अपनी सुपरविजन को मत किन साइड पे जाने दें। मिसाल के तौर पे आप में से किसी ख़वातीन है, उनको कोई क्लोथिंग का शौक़ है, या उनको लेट्स सपोज के ड्रामास का शौक़ है देखने का, या उनको शौक़ है बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइप चीज़ों का। जेंट्स जो है वो लेट्स सपोज गाड़ियों का बहुत शौक़ है या क्रिकेट का शौक़ है, तो आपकी ना उस बेस के ऊपर आपकी प्रोफाइल बन रही होती है, आपको वही चीज़ें रिकमेंडेशन आ रही होंगी। उसके अंदर भी आप देखिए, होम पेज को अपना एक दफ़ा खोलें, ऊपर से नीचे जाएँ, सब चीज़ें आपके पसंद की नहीं होंगी, उसमें 5-6 रिकमेंडेशन के बाद ज़रूर एक वाहियात किस्म की चीज़ की रिकमेंडेशन आ रही होगी आपको, और वो कमाल व्यूज़ होंगे उसके। अब एक तो समझ में ये बात आती है कि ये जो है ना जानबूझ के सिनिस्टर प्लानिंग है इनकी है, यानी कि जान के इन्होंने एल्गोरिथम ऐसा किया हुआ है कि वो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करें। और उसका तो एतराफ़ अभी ये फ़लस्तीन वाले मौके के ऊपर हुआ भी था, कितने इंसाइडर्स ने खड़े होकर बोला था कि ये चीज़ें आप लोगों की पॉलिसीज़ हैं, फ़लस्तीन की कोई ख़बर आउट ना हो, एल्गोरिथम वायरल ना हो सके, ये ना हो सके, वो दब जाए उसे। तो एक तो सिनिस्टर प्लान भी हो सकता है, और एक ये भी अगर एल्गोरिथम के पॉइंट से बात करें तो शायद अकल में ये बात भी आती है कि हो सकता है मेरे इलाके इर्द गिर्द जियोग्राफिक लोकेशन के अंदर इतने लोग पागलों की तरह ये चीज़ देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कि वो मुझे भी रिकमेंड कर रहे हैं कि आप तुम्हारा भी यही टेस्ट हो। तो एक समझ में ये भी बात आती है। अब बच्चों के ऊपर दोबारा फोकस करें, बच्चे क्यूरियस नहीं होंगे, और एक दफ़ा एक बच्चे ने गलत चीज़ देख ली, आप किस तरह से उसकी मेमोरी से उस चीज़ को स्क्रैच आउट कर सकते हैं? वो तो क्यूरियस हो गया ना, अब ही एंड शी नीड्स टू फाइंड आउट कि ये मैंने क्या देखा था। जिस तरह अपनी एज को उस एज के अंदर इमेजिन करके देखें, उस वक्त तो कंप्यूटर की चीज़ें नहीं होती थी ये वाली, लेकिन उस वक्त की क्यूरियोसिटीज़ को देखें, तो अब तो उनके पास हाथों में एक चीज़ है, वो मौका नहीं ढूंढेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मौका से आप डिप्राइव कर देते हैं, वो किसी दोस्त से, किसी क्लास फेलो से आके बात डिस्कस नहीं करेंगे ये वाली कि मैंने ये चीज़ देखी थी, ऐसे भी होता है, ये भी चीज़ होती है। एक्सेस तो आप लोगों ने दिया ना, क्योंकि कोई और रिलेटिव साथ वाले तो मोबाइल नहीं ला के देते आपके बच्चों को, वो तो नहीं कंप्यूटर ला के देंगे। हम तो नहीं स्कूल में उनको एक्सेस देते, जो बहुत लिमिटेड छोटी सी कंप्यूटर क्लास होती है, वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड होती है, टास्क बेस्ड होती है। तो ये जो लीक्स है ना, ये सिर्फ घरों में हो रही हैं आप लोगों के। मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं जो हमें पहले इतनी नहीं आती थी। कंप्लेंट्स ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं, और जब बच्चों से बात करो तो यही पता लगता है, सब ने पता है, घरों के अंदर हमने देखा है। पेरेंट्स, और बहुत सारे पेरेंट्स आगे से जवाब ये देते हैं कि नहीं इनके अब्बू के पास एक्सेस है इसका, उनको पता लग रहा होता है। क्या पता लग रहा होता है, कैसे पता लग सकता है? ये आप हेडलाइन पढ़ें ज़रा, पेरेंट्स ऑफ टीन्स, एक की बात नहीं हो रही, एक केस की बात नहीं हो रही, ठीक है, who died by suicide after AI chatbot interactions testify to Congress। कांग्रेस क्या है? अमेरिका की पार्लियामेंट है ना उनकी, जिस तरह, ठीक है, तो वहाँ पे आके वो बयान दे रहे हैं। इससे पहले ना मैं आपको एक पहले सिनेरियो बताता हूँ, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे हम वापस आते हैं। एक बच्चा है, तकरीबन 11-12 साल का था, आज से चंद साल पहले। उसकी मदर ने मुझे कहा था कि ये ज़रा थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, अजीब सा बिहेव करता है, बातें अजीब करता है, नॉट गुड विद मी, और बिहेवियर भी उसका बड़ा उस तरह का है, तो आप किसी ना थोड़ी बहुत काउंसलिंग करें इसकी। तो मैं उसकी काउंसलिंग किया करता था। पढ़ता तो वो बहुत महंगे वाले स्कूल के अंदर था बच्चा। अच्छा, उससे बात जब करनी शुरू की तो नहीं, मैं जोन आउट हो रहा था, मैं जोन इन हो रहा था। मैंने उसको कहा ये जोन आउट जोन इन क्या चीज़ है ना आपकी, क्या वर्ड क्या आपका ये, आप जूम बोल रहे हो, क्या वर्ड बोल रहे हो? कहते नहीं जोन आउट। अच्छा, तो उससे जब मैंने बातचीत की तो नहीं कि फ़लानी चीज़ आपने ऐसे क्यों की थी, वो कहता है कि मैं जोन इन था उस वक्त। आपने ऐसा क्यों किया? मैं जोन आउट होया हुआ था उस वक्त। अब मैं बात पूछूं कि जूम में क्या लफ्ज़ है, क्या है? जोन नहीं, जोन वर्ड है ये। फिर थोड़ी उसकी बात आगे चलती रही, जारी बात है, मैंने ये तो नहीं शो करना कि मुझे आपकी बात ही नहीं समझ लग रही, तो वो आगे बात अपनी कंटिन्यू करता रहा। मैं पीछे सोचते जा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ बोल रहा होगा ये। फिर मुझे समझ लगी कि वो जोन नहीं होती, एक पैरामीटर बना होता है, जोन की बात कर रहा है। मैं जोन इन था, जोन आउट होया हुआ था मैं उस वक्त। अभी मैं इसमें था स्टेट में, अब मैं स्टेट में था ना, वो इस तरह करके बातें कर रहा था वो।
एनीवे अल्लाह का शुक्र है कि वो उसके साथ जो गपशप लगती थी वो अच्छी बेनिफिशियल थी। अल्लाह का शुक्र है वो फ्रूटफुल रहा सब कुछ, और वो उस चीज़ से ग्रो आउट कर गया। एक रब्ता रहा मेरा कि ऑल ओके है, सब ठीक है, हाँ जी सब ठीक है, ऐसे कभी कोई ज़रूरत हो मैं अवेलेबल हूँ उस तरह करके। अच्छा, कुछ अर्सा पहले पिछले साल की बात है, मदर ने दोबारा रब्ता किया और उन्होंने कहा कि बड़ा अपसेट है, डिस्टर्ब्ड है, ये है वो, इस तरह करके। अच्छा, मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ तो अब उस मदर की भी मजबूरी ये बनी हुई थी, हालांकि उनको भी कितनी दफ़ा ये बात बोली थी जो आप लोगों की बात अभी कर रहा हूँ, लेकिन वो सिंगल मदर थी और वो ही इज़ द ओनली चाइल्ड। तो एक तो वो लाड भी होता है, फिर प्यार भी होता है, फिर प्रोवाइड सब कुछ करने के, ये ना हो कि बाद में जाके बाप लेने चला आ जाए लालच दे के चीज़ों का कि देखो मेरे साथ आओगे तो ये भी मिलेगा, तो मैं पहले से सब कुछ दे दूँ उसे। वो शायद वो हर तरह की चीज़ें होती होंगी। एनीवे, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या हुआ है ना? तो उसने कहा माई फ्रेंड सेड दैट ना, और माई फ्रेंड्स सेड दिस, माई फ्रेंड्स सेड दैट, इस तरह करके। अब मैं उसकी, क्योंकि पहले उसको कर चुका था, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है जब आपने काउंसलिंग करनी होती है कि उसकी पर्सनल चीज़ों का पता हो आपको। तो मुझे उसके फ्रेंड्स के नाम याद थे, तो मैंने नाम लेके पूछा, मैं कहा फलाने फ्रेंड की बात करें, नहीं माई ऑनलाइन फ्रेंड्स। बात आगे चलती रही, कौन से फ्रेंड्स ऑनलाइन है ना जो तुम इन्फ्लुएंस हो उसके, इतने तुम बात मान रहे हो कि वो जो कह रहे हैं तुम उस तरह से कर रहे हो, तुम्हारी चॉइस वो चेंज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। वो पता लगा वो AI चैट बॉट्स थे सारे, और उसने फिर वो प्लेटफॉर्म बताया मुझे कि वो आप उसके ऊपर जाके फ्रेंडशिप करते हैं उनके साथ, ठीक है, वो आपके साथ फ्रेंड बनेगा वट एवर द करेक्टर यू चूज़, यानी कि, और मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा कि लड़के लड़कियों को ऑपोजिट बॉट वो बनाएंगे और लड़कियाँ वाइस वर्सा करेंगी। तो आप मल्टीपल आप फ्रेंड्स बना सकते हैं अपने, ठीक है। तो वो अब क्या चैट बॉट जो होगा, और दूसरे बंदे के अंदर क्या होता है, मिसाल के तौर पर दो लोग आपस में मिलते हैं, जब आपस में आप कहते हैं कि चलो बेटा बैठो, आप लोग आए, मेहमान आए हुए हैं, आप दोनों बैठो, आप लोग भी आपस में गपशप लगाओ। अब वो पहले शाय फील करते हैं बच्चे आपस में हमेशा, फिर उसके बाद बातचीत करना शुरू करते हैं, तो क्या करते हैं, तुम कौन सी गेम खेलते हो, और वो क्रिकेट मैच देखा था, या कोई ड्रामा या मूवी की बात हो जाएगी, इसी तरह ही बातचीत स्टार्ट करते हैं ना। बोले तुमने वो देखा कि नहीं, मुझे नहीं पता, ये नहीं पता। अब चैट बॉट है, उससे आप कहें कि फ़लानी मूवी, कहते ये मूवी ये, इसका ये भी था, ऐसे भी था, इससे अच्छी मूवी ये भी है, वो आपको बेहतरीन रिकमेंडेशन देना शुरू हो जाएगा। आपके टेस्ट के मुताबिक वो डेवलप होगा ना, आंसर्स करेगा, वो डेवलप होगा आपके टेस्ट के मुताबिक, आपको फिर वो रिकमेंडेशंस वो देना शुरू हो जाएगा। दैट बॉय वो सो मच सक्ड इनटू इट कि उसको लगता था कि जो ये कह रहे हैं ना, और उसको पता भी है कि ये AI चैट बॉट है, उसे ये बात क्लियर पता है, नहीं कि ऐसा नहीं कि वो धोखे में है कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, उसे क्लियर पता था कि ये चैट AI बॉट है ये, लेकिन वो उसके अंदर इतना इन्वॉल्व है। अब आप बताएं कि सुसाइड मल्टीपल टीन्स किस टाइप की, किस तरफ लेके जा रहे होंगे ना वो चैट बॉट्स, किस तरफ लेके जा रहे होंगे। और क्या ये माँ बाप को पहले पता होगा हम उनको किस चीज़ के हवाले कर दिया हमने, माँ बाप को पता होगा, आइडिया तक होगा कि हमने इनको किस चीज़ के हवाले किया मैंने, उनको लगा होगा। बाहर तो वैसे भी आपको पता है कि प्राइवेसी का बहुत कहते हैं कि प्राइवेट रूम है उसका प्राइवेट टाइम है, मी टाइम उसका चल रहा है, फलाना टाइम ऐसा करके, तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं कि वो क्या कर रहा है, राइट। एज पेरेंट्स आप लोगों ने कभी अपने बच्चों के बैग्स को पूरी तरह से कंगाल के देखा है कि क्या स्कूल लेके जाते हैं, क्या लेके आते हैं, किया करें। क्योंकि अभी एक वाक़या हुआ था हमारे स्कूल के अंदर, वो ये था कि एक बच्चा और वो भी मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि हम कहें कि कोई बहुत दफ़ा ये वाक़या हुआ है, एक दफ़ा ये वाक़या हुआ था कि एक बच्चा वेप लेके आया था। अब वो घर से कैसे लेके आया पता नहीं, ठीक है, लेकिन उसकी तो इतनी धूम मच गई पूरे 2-3 लेवल्स के क्लासेस के अंदर कि वो जी वेप लेके आया हुआ है, और ये तो लाया तो घर से, ठीक है। हम हर वक्त तो हर बच्चे का बैग तो नहीं चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर 400 बच्चा पढ़ रहा है, चलें आप प्ले ग्रुप और जो बहुत छोटी क्लासेस को इग्नोर कर दें, ऊपर की क्लास पे आ जाएं आप लोग, तो 300 बच्चे का बैग चेक करना आसान काम होगा, लेकिन पेरेंट के लिए तो आसान काम है ना। पेरेंट ने तो अपने 1, 2, 3, 4 बच्चों के बैग चेक करने होंगे, इससे ज़्यादा तो चेक नहीं करने, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ें चेक किया करें, वो उन चीज़ों का ख्याल करते हुए, प्राइवेसी का ख्याल करते हुए, जो मैंने पहले बात बोली थी कि बच्चों को अंदर वो चीज़ ना आए। वो पुरानी टॉक्स आप लोग देख लेना जो पुरानी पेरेंटिंग के ऊपर बात हुई थी, उन चीज़ों का ख्याल करते हुए, लेकिन प्लीज़ चेक किया करें, हर रोज़ भी चेक नहीं करना और हर वक्त उनके सामने भी नहीं करना चेक।
लेकिन इस चीज़ को ज़रूर चेक करें कि खुदा ना खास्ता किसी गलत सोच, किसी गलत कंपनी, क्योंकि बस शैतान की तरफ से कुछ ऐसा मामला है कि जो दुनिया जान के आप अच्छी चीज़ें दिखाते रहे ना, वो वेव क्या नज़र आ गया तो वो तो एक धूम मच गई ना उस चीज़ की। और लाइक वाइज और कितनी चीज़ें होती हैं। तो ये जब तक हम और आप मिल के ये नहीं करेंगे, जिस मकसद के लिए हमने स्कूल बनाया और जिस मकसद से आप लोग वाले स्कूल में ही भेज रहे हैं बच्चों को, वो टारगेट नहीं अचीव होगा, वो बच्चे उस तरह के मुसलमान नहीं बनेंगे अगर यहाँ पे लूप होल्स रह गए किसी एक की साइड से भी। आप लोग एफर्ट करें, हम लोग अलूफ हो जाए, वो भी काम ख़राब हो जाएगा। हम लोग एफर्ट करें, आप लोग जिम्मेदारी ना शो करें, वो भी कामयाब नहीं रहेगा, वो भी फ़ायदा नहीं होगा उसका। कभी फ्यूचर में किसी लेक्चर को नहीं भी आके अटेंड कर सकते तो कम से कम ऑनेस्टी के साथ वीडियो तो पूरी देखें ना, बोथ हस्बैंड वाइफ दोनों देखें, बल्कि बाकियों को भी दिखाएं उसे, ताकि एक नोट के ऊपर आए ना इन चीज़ों की अहमियत क्या है। हमारे पास अब वो वाली कंप्लेंट्स भी आना शुरू हो रही हैं कि फ़लाने ने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा कमेंट पास किया, फ़लाने ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो पास किया, ऐसी कंप्लेंट्स भी आने शुरू हो रही हैं। वो बच्चों का वो फेस ही नहीं है जो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी बात आ रही होती है। इररिस्पेक्टिव कि आपको लगे कि मेरा बच्चा जो है ना वो बहुत प्रोडक्टिव काम करता है, वो सिर्फ अच्छे काम करता है, चाहे आप इस जोन में बैठे हुए हैं या आप उस जोन के अंदर हैं कि बस ठीक है जो मर्जी करना करे जान छोड़े, या आप उस जोन के अंदर हैं कि अच्छी बात है इन्फ्लुएंसर बने, ये भी कई हज़ारों डॉलर कमाएगा तो हमें भी कोई घूमने फिरने के मौके मिलेंगे, हम भी शैम्पू खरीदने दुबई जाएंगे हम भी। तो चाहे आप उस जोन के अंदर हैं, आप लोग किसी सूरत में बच्चों को प्लीज़ पर्सनल डिवाइसेस मत दें, यू आर डिस्ट्रॉइंग दैम। और डबल पर्सनैलिटी बनना कितना मुश्किल काम तो नहीं होता, ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं होता डबल पर्सनैलिटी बनना बच्चों का, कि आपको कुछ शो कर रहे हो कि हम ये कर रहे होते हैं उसके अंदर और पीछे पीछे और भी बहुत सारे काम कर रहे हो। तो प्लीज़ खुदा के लिए बच्चों को एक्सेस बंद करें इन चीज़ों का। ख़ुद भी अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी ये आप इन चीज़ों से बाहर निकलें। इवन बड़े ग्रोन अप्स जो हैं वो इन चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन के जो बच्चे होंगे वो किस लेवल के अंदर फंसे हुए होंगे। हम जब खुद छोटे होते थे स्कूल एज के अंदर, उसके अंदर जब ये कंप्यूटर, टीवी और ये चीज़ नहीं होती थी, और ख़ास तौर पे जो मेरे एज के आसपास रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को, तो माँ बाप क्या करते थे, क्या हर वक्त हमारी पेरेंटिंग कर रहे होते, उस तरह कह रहे होते जिस तरह हम यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं? नहीं कर रहे होते थे, कुछ भी नहीं कर रहे होते थे। वाहिद क्या करते थे, सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखते थे कि बाहर नहीं जाना, बस बाहर जाने के ऊपर नज़र होती थी उनकी कि बाहर तो नहीं जा रहे घर से ये। और अगर कोई बहुत ही, फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही डेंस किस्म की ना वो जॉइंट फैमिली में रह रहा है कि भाई के बच्चे भी साथ हैं, फलाने की भी साथ हैं, ये वो, उसमें और तरह की केयर है कि कज़न्स के साथ कि बंद कमरे में तो नहीं कि चले गए, ज़्यादा देर कमरा लॉक है, और चीज़ों की केयर हो जाया करती थी उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज़ घर में जो मर्जी करें बच्चे ना, टाइम स्पेंड करें, अपने इंजॉय करें, जिस तरह भी कर रहे होते थे, क्योंकि घर के अंदर अदरवाइज सेफ़ एनवायरनमेंट है। अब मसला ये है कि घर के अंदर हमने वो टनल्स दे दी हैं जो पूरी दुनिया तक उनको दे सकती हैं, उनको एक्सेस दे सकती हैं उस चीज़ को। तो एक्सेस जो है वो आप बहुत नैरो करें बच्चों के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से, और हो सकता है आपके अपने अंदर भी कोई इंटरेस्ट हो। मिसाल के तौर पे ये कि कोई स्पेस से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करता भी हूँ, दिखाता भी हूँ ना उन्हें मैं, ठीक है। मैंने इवन पहले ये बात भी बोली हुई थी कि, और अपनी भी एग्जांपल भी दी थी कि तकरीबन हर दूसरे वीकेंड के बाद ना जो मूवी देखनी होती है ना, घर में वो माहौल नहीं बनाया हुआ है कि मूवी कोई भी नहीं देखेगा। मूवी देखते हैं, मैं खुद पहले मूवी को फ़िल्टर करता हूँ, फिर बच्चों के पास बैठ के देखता हूँ मैं, ठीक है, और उसको फिर कॉन्टेक्चुअलाइज करता हूँ मैं, उसे खुला नहीं फेंक देता कि वो जो मर्जी देखते रहें और सोचते रहें, और मैं भी अपनी सोच में रहूँ। हर थोड़ी टाइम के बाद ना उसको किसी कॉन्टेक्स्ट में लेके आता हूँ मैं, किसी न किसी उसको किसी रिदम में लेके आता हूँ। कोई चीज़ अच्छी है तो उसको फ़ौरन हाईलाइट करके बता दिया, कोई बुरी है तो उसको, और फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ बुरी नहीं है लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ गलत है, उसको हाईलाइट के बता, देखा ये इसलिए क्योंकि यूँ होता है, ये ऐसे होता है, ये क्योंकि इसलिए होता है। मिसाल के तौर पे कितनी मूवीज़ के अंदर, जो बाहर की मूवीज़ होती हैं, कितनी मूवीज़ के अंदर ये शो करते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वो डिवोर्स्ड होते हैं या कोई ऐसा कोई ना कोई मसला होता है ना, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि देखें ये लोग फॉलो नहीं करते ना रिलीजियस वैल्यूज़ को इस तरह करके, तो ये इन चीज़ों को सफ़र करते हैं। फिर पेरेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी और मूवी के अंदर शो हुआ है कि वो टीनेजर जो था वो बस जब घर से निकला तो वो एक्सप्लॉइट हो गया, वो ये हो गया फलाना, तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ देखिए ये क्यों एक्सप्लॉइट हुए, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने डिग्री अपने पैसों से करनी होती है, तो लोन्स में पढ़ते हैं, नाइट जॉब्स करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ पे हम लोग होते हैं आप लोगों के साथ, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने डाली हुई है।
तो कॉन्टेक्चुलाइज किया करें हमेशा, फ्री हैंड बिल्कुल भी ना दें। ये हदीस है अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़ा बिल मर्र इस्मन, एक बंदे के लिए, एक शख्स के लिए इतना ही गुनाह काफ़ी होगा उसको बर्बाद करने के लिए, उसको हलाक करने के लिए, चाहे वो कब्र की ज़िंदगी हो, आखिरत का हिसाब किताब हो या जहन्नम वाला मामला हो, उसके लिए इतना ही गुनाह काफ़ी होगा उसको तबाह करने के लिए। आई योजिया मन यकूत, कि वो जो उसकी कफ़ालत में, जो उसके अंडर आया हुआ था, उसको जो उसने प्रोवाइड करना था ना, उसको जो उसने केयर देनी थी, लव देना था, प्रोटेक्शन देनी थी, संभाल के रखना था उसने, वो उसका हक ना अदा किया उसने। और इस हदीस में मज़े की बात यह है कि लफ्ज़ वालिदैन का नहीं है। आपके अंडर कोई भी हो, आपके अंडर कोई भी आता है, आपके अपने बहन भाई के चाहे बच्चे आए, कुछ लोगों ने किसी और को अडॉप्ट किया होता है, वो आ जाए, स्कूल के अंदर टीचर्स की जिम्मेदारी है कि फॉर द टाइम बिंग जो आपके पास बच्चे हैं या आपके अंडर आते हैं, यू आर टू प्रोवाइड। वो इतना गुनाह भी काफ़ी होगा। एक तरफ है कि औलाद जो है वो बेहतरीन सदका जारिया भी है, लेकिन ऐसा ना हो कि बाकी ज़िंदगी के तमाम अमाल उस साइड पे हो जाए कि एक गुनाह, ये अकेला गुनाह इतना भारी होगा कि आपने अपने बच्चों को वो केयर, वो प्रोटेक्शन, वो लव, वो चीज़ नहीं दी जो जिसके वो हकदार थे, और क़यामत वाले दिन वो आप ही को ब्लेम कर रहे हो, मैं क्यों बिगड़ा, इनकी वजह से बिगड़ा, इनकी वजह से बिगड़ा मैं। वो हालत, वो कैफियत ना कहीं आ जाए। और इस चीज़ का हमें एहसास हुआ जब ऑलिव स्कूल को हमने जब कॉलेज में कन्वर्ट किया, तो डेफिनेटली ये एक बहुत नाजुक फेज़ होता है कि एक पहली दफ़ा, जिस तरह हमारे लिए वो वाला फेज़ नाजुक था जब हमने पहली दफ़ा स्कूल स्टार्ट किया, जब वो वाला फेज़ नाजुक था जब हमने स्टार्ट करना था, पता नहीं कामयाब होगा नहीं होगा, मैट्रिक स्टार्ट करना था, पता नहीं कैसा रिजल्ट्स आते हैं, कैसे टीचर्स होंगे, कैसा आउटपुट दे पाएंगे हम लोग, कॉलेज स्टार्ट करना था, वो भी एक डिफ़िकल्ट टाइम था कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो अभी रिसेंटली कॉलेज के लिए तकरीबन सब पेरेंट्स कह रहे थे हम चाहते हैं हमारे बच्चे यहाँ पढ़ें। तकरीबन सब पेरेंट्स ने कहा कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे इधर ही पढ़ें। सारी बात है, फाइनेंशियल बेनिफिट भी है, सेफ़ एनवायरनमेंट भी है, ऑलरेडी आपको पता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, थोड़ा बहुत हम भी समझाते रहे, थोड़ा बहुत उनके साथ भी इंटरेक्शन इतने सालों में होता रहा, क्योंकि वो मेजॉरिटी वही थे जो पिछले कम से कम 7-8 साल से स्कूल के साथ थे। तो हम भी ये चाहते हैं कि वो, लेकिन बच्चे नहीं मान रहे। अच्छा, अब बच्चे नहीं मान रहे तो पेरेंट्स कहना नहीं कि लिटरली, ये नहीं कि एक मीटिंग की बात नहीं कर रहा, मल्टीपल इंटरेक्शंस हैं विद द मैनेजमेंट ना, मल्टीपल इंटरेक्शंस हैं, और उसके एंड में जाके लिटरली पेरेंट्स कहते थे हम तो बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर जब महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाता है, फिर रिग्रेट्स आना शुरू हो जाते हैं कि वो ऐसे अगर कर लेते तो बेहतर होता, ऐसे कर लेते तो बेहतर हो जाता। तो इतने अपने आप को, पेरेंट्स हैं हम लोग, इतने अपने आप को मजबूर ना करें कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, बस मफलूज हैं, जो बच्चे कहेंगे जैसा करेंगे वैसे होगा, जैसे वो कहेंगे एंजॉय करना है हमें, हम मजबूर हैं, हमें वैसा एंजॉय करना पड़ेगा। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी पेरेंटिंग सिर्फ वो दुनिया वाली पेरेंटिंग नहीं है, हमारी पेरेंटिंग आखिरत वाली पेरेंटिंग भी है। अल्लाह ताला ने हमें पकड़ना है। ये बात खुशी की बात नहीं है कि ओ शुक्र है मेरा एक और बेटा हो गया, मेरी अब एक और बेटी हो गई, 4 बच्चे हमारे, सब बहुत अच्छे कैरियर पाथ के ऊपर हैं, ये वो है। अल्लाह ताला के आगे हमने जाके ऑडिट का हिसाब देना है, ऑडिट का हिसाब देना है। और उस वक्त जो लोग परेशान होंगे वो कहेंगे काश मेरी कभी औलाद ही ना हुई होती, मेरी, मैं इसी हाल में बेहतर होता है कि मुझे कोई औलाद ना मिलती है, कि जो आज मुझे चीज़ देखनी पड़ रही है। तो इसलिए बहुत सीरियस हो इस बारे में, बहुत सीरियस बारे में, पेरेंटिंग का जो हक है ना वो अदा करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।